गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके काफ़ी टॉपिक्स बहुत सिमिलर हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो डिबेंचर क्या होता है ये तो हम लोग ऑलरेडी कॉमर्स में भी कवर कर चुके हैं। डिबेंचर फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की लोन कैपिटल का पार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेप्ट। दैट मीन्स डिबेंचर्स कंपनी की डेप्ट कैपिटल का पार्ट होता है, ये कंपनी की लोन कैपिटल का पार्ट होता है। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल जो है उसमें तो कंपनी के शेयर्स आ गए, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और जो बोरोड कैपिटल है उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज आती। तो बोरोड कैपिटल में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिक्योरिटी इज डिबेंचर्स। तो कंपनी को अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है, डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। शेयर्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं तब तो वो रिडीम हो जाएंगे इन अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, पर अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो हम उनको रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो अगर कंपनी को उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं भी है फ्यूचर में, तब भी वो अमाउंट कंपनी को रखना पड़ेगा और उस पर कंपनी को रेगुलर डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी को कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो इन दैट केस कंपनी शेयर्स ना इशू करके डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो डिबेंचर्स को 5 ईयर्स या 7 ईयर्स के बाद हम रिडीम कर सकते हैं, दैट मीन्स हम रीपे कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें 5 या 7 या 10 ईयर्स के लिए ही इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। जैसे कि हम लोग भी बैंक से लोन ले लेते हैं, अगर हमारी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कोई हाउस प्रॉपर्टी हमको परचेज करनी है, कोई कार परचेज करनी है, एजुकेशनल लोन लेना है, तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं अपनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद हम उस लोन को रीपे कर देते हैं। ऐसा नहीं हम चाहते कि ये लॉन्ग लाइफ हमारा लोन चलता रहे, ऐसा लोन हम लेना नहीं पसंद करेंगे कि हम लॉन्ग लाइफ इसको पे करते रहें, जब तक हम हैं तब तक इस लोन को हम पे करते रहेंगे। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा। तो अगर एक हमारी लिमिटेड टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम इक्विटी शेयर से पूरा ना करके डिबेंचर से पूरा करते हैं। तो डिबेंचर्स कंपनी की बोरोड कैपिटल का पार्ट है, और ये बोरोइंग कंपनी ने किससे की है? ये बोरोइंग कंपनी ने की है कॉमन पब्लिक से। तो अगर वी एज कॉमन पीपल हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हैं तो इट मीन्स हमने कंपनी को एक लोन दिया है और उस लोन पे कंपनी हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो डिबेंचर होल्डर के लिए जो रिवॉर्ड होता है वो होता है इंटरेस्ट। तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट रिसीव होगा और कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? एक एक्सपेंस होगा, और कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो उन डिबेंचर्स पे कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी और वो कंपलसरी पेमेंट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये एक चार्ज है, जैसे हम लोग ने पार्टनरशिप में चार्ज और एप्रोप्रिएशंस पढ़े हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट्स, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। दैट मीन्स इट हैज टू बी पेड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेज, और प्रॉफिट्स गेट कन्वर्टेड इनटू लॉसेज, सो इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। तो ये है डिबेंचर्स के बारे में कुछ लिखा भी हुआ है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ अ डेप्ट। तो ये एक एविडेंस है, जैसे मैंने अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर्स परचेज किया है, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी मुझे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कंपनी को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड किया है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और आफ्टर दैट फिक्स्ड पीरियड मुझे वो पैसा रिफंड मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। दैट मीन्स इट इज अ रिटन proof, it is a written promise made by the company that company will refund this amount to the debenture holder after a certain period of time along with a certain amount of interest. तो ये एक लोन है, usually out of a loan and most commonly secured by a charge. तो most of the time debentures are secured debentures. कॉमर्स में आपने डिबेंचर्स के टाइप्स भी पढ़े होंगे, तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज़ एन अग्रीमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट on a specified date and for the payment of interest at a specified rate until the principal sum is repaid. तो अगर 7 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स को इशू किया गया है तो 7 ईयर्स तक कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर होल्डर को, और 7 ईयर्स के बाद डिबेंचर्स का पेमेंट कर देगी। तो आफ्टर 7 ईयर्स डिबेंचर्स विल बी रीपेड।
द पर्सन टू whom debentures are issued is known as debenture holder. The debenture holders are not the owners, they are the creditors, lenders होते हैं वो। तो मैंने बताया डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल का पार्ट होंगे। तो कंपनी ने अगर किसी से बोरो किया है तो वो पर्सन कंपनी के लिए क्रेडिटर कहलाएगा, लेंडर कहलाएगा। तो अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं तो मैं उस कंपनी का क्रेडिटर हो गया, ओनर नहीं हुआ। अगर मैंने शेयर्स परचेज किए हैं तो मुझे ओनरशिप टाइटल मिलता है, और अगर मैंने डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे क्रेडिटर का टाइटल मिलता है। डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट और एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फिक्स्ड। तो जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तभी डिसाइड कर दिया जाता है कि इन डिबेंचर्स का रीपेमेंट किस तरह से किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। इट इज़ अ प्रैक्टिस टू प्री फिक्स डिबेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी हम लोग देखेंगे, जैसे इस तरह से लिखा जाता है 6% डिबेंचर्स अकाउंट। दैट मीन्स ये जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं इन पे 6% का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी एवरी ईयर। तो 6% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है। तो डिबेंचर्स के आगे उसका परसेंटेज लिख दिया जाता है, जिससे कि ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन से डिबेंचर्स हैं। तो ये डिबेंचर का नाम हो जाता है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस दिया हुआ, ये कॉमर्स में भी आपने पढ़ा होगा ज़रूर। तो एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस तो पता होने चाहिए। और शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में भी डिफरेंस है। तो ये कंपनी के ओनर्स हैं, ये कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाते हैं। इनको डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल सिंपल से डिफरेंसेस है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी आपने कॉमर्स में कवर किया है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये पूरा कॉमर्स का सेक्शन है आपका। तो इसको हम अकाउंट्स में नहीं कवर करेंगे, हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे। ये पूरा कॉमर्स का सेक्शन है। कॉमर्स की बुक में आपके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग सीधे इशू ऑफ डिबेंचर्स पे आते हैं कि कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो क्या एंट्रीज की जाती हैं। जैसा कि हमने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में देखा, ठीक उसी तरह से इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर भी हम लोग करेंगे। काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिबेंचर्स को किस तरह से इशू किया जा सकता है। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो ये तो हम शेयर्स में भी कवर कर चुके हैं। अगर हम कैश में डिबेंचर्स इशू करेंगे तो हम किसको देंगे? ऑब्वियस हम पब्लिक को देंगे, क्योंकि पब्लिक से हमको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हम अदर दैन कैश इशू करेंगे तो हम किसको देंगे? वही 3 जो हमने शेयर्स में डिस्कस किए थे। शेयर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स, सेम वे डिबेंचर्स ऑल्सो कैन बी इशूड टू वेंडर्स, कैन बी इशूड टू प्रमोटर्स ऑल्सो। तो हम प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं और हम अंडर राइटर्स को भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल सेम एंट्री है, कोई चेंज नहीं है। तो जहाँ पे डिबेंचर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, वहीं पे पहले क्या लिखा हुआ था? शेयर्स लिखा हुआ था। तो कोई चेंज नहीं है। तो शेयर्स कैन बी इशूड टू पब्लिक फॉर कैश, एंड शेयर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स, प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स। और इनसे हमें कैश नहीं मिलता, इनसे हमें सर्विसेज मिलती हैं या असेट मिलता है। तो वेंडर से हमको असेट मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो डिबेंचर्स को हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट एक एक्स्ट्रा आ गया। मैंने बताया था कि शेयर्स को तो हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते जब तक हम फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू ना करें। तो फॉरफिटेड शेयर्स को आप डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। तो डिबेंचर्स को हम पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों पे इशू कर सकते हैं। और पैसा आप एक साथ भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो वो तो हमने शेयर चैप्टर में भी देखा है कि कई बार कंपनी 10 रुपीज़ अमाउंट को 3 पार्ट में ले रही होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो डिबेंचर्स में भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी हो सकता है। तो कंपनी एक साथ भी पूरा पैसा ले सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो टॉपिक बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने शेयर्स चैप्टर में किया हुआ है। तो काफ़ी चैप्टर पूरा हमारा सेम है शेयर्स चैप्टर की तरह। और डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑल्सो। तो इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। तो आज पहले हम टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो जैसे हमने शेयर्स में किया है ठीक वैसे ही डिबेंचर्स में भी करना है, कोई चेंज नहीं है। सेम एंट्रीज होंगे, जहाँ पे हम शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहाँ पे सिर्फ हमको
डिबेंचर्स लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ये टॉपिक देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम डिबेंचर्स किसको दे रहे हैं, प्रमोटर्स को। तो इसकी एंट्री हो जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स और प्रमोटर्स डेबिट टू डिबेंचर्स। तो आप दो एंट्री नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया है। हम एक ही एंट्री कर सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, दैट्स इट। तो हम ये प्रमोटर्स अकाउंट खोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम क्रेडिट करेंगे बाद में डेबिट करेंगे, तो वो अकाउंट वैसे भी बंद हो जाएगा। तो एक ही एंट्री आप कर सकते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज आप लगा देंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, 8% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, जो भी लिखा है वही आप सीधे सीधे लिख देंगे। तो एक ही एंट्री में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। तो जहाँ पे हम पहले शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहाँ पे हम सिर्फ डिबेंचर्स लिख रहे हैं और कोई चेंज नहीं है। आगे देखते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। पहली एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स और दूसरी होती थी अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की जगह अब हमने लिख दिया डिबेंचर्स। तो ये भी टॉपिक हमारा बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। और अंडर राइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है हमारे लिए, इसको हम सेम ईयर राइट ऑफ कर देते हैं। और राइट ऑफ आप कहाँ से करेंगे, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो कैपिटल प्रॉफिट में से इसको आप राइट ऑफ कर सकते हैं अगर अवेलेबल है। तो ये तो हमने शेयर्स में भी डिस्कस किया है। तो पहले आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से ट्राई करते हैं या फिर जनरल रिजर्व से ट्राई करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। तो इसको हम सेम ईयर राइट ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद डिबेंचर्स को हम वेंडर्स को भी इशू कर सकते हैं। तो वेंडर से पहले आप क्या करेंगे, असेट परचेज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी असेट डेबिट टू वेंडर और उसके बाद आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। पहले होता था वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल और उसमें भी हम डिबेंचर्स को पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे 3 तरह से इशू कर सकते हैं। तो उन तीनों की देखिए एंट्रीज यहाँ पे लिखी होंगी। परचेज कंसिडरेशन के बाद उसका पेमेंट, ये देखिए वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स, ये पार में हो गया। वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये प्रीमियम का केस हो गया। और डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर आप 95 में इशू कर रहे हो तो 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है आपका, और लॉसेज हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये देखिए वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो वेंडर टू डिबेंचर तो तीनों में है, ये देखिए वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर। बस फ़र्क इतना है कि प्रीमियम के केस में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। बाकी ये एंट्री हमारी कॉमन चलती है। तो ये हो गया वेंडर्स को हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। तो इसी का एक इलस्ट्रेशन भी अभी होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, कंपनी परचेज्ड असेट्स ऑफ 99,000. It was agreed that the purchase consideration will be paid by issuing 11% debentures of 100 each. तो सबसे पहले तो हम असेट्स परचेज करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया। पहली एंट्री असेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम दिया होगा तो लिखेंगे आप, अदरवाइज वेंडर लिख देंगे। तो 99,000 के हमने पहले तो असेट्स परचेज कर लिए। उसके बाद अब हमको इसका पेमेंट करना है बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आप कैसे इशू कर रहे हो, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो प्रीमियम भी 10% का है, डिस्काउंट भी 10% का है। तो पहले हम एंट्रीज कर लेते हैं। देखिए तो पहली एंट्री हो गई असेट परचेज करने की, असेट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। तो ये देखिए पार के केस में क्या एंट्री हो रही है, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। तो यहाँ तो सीधे सीधे 99 दोनों तरफ आ जाएगा। प्रीमियम के केस में फिर से वही एंट्री हुई, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर, और डिस्काउंट के केस में भी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अब देखिए वेंडर के आगे 99 ही लिखा हुआ है हर बार, क्योंकि आप डिबेंचर्स को पार पे दें, प्रीमियम पे दें या डिस्काउंट पे दें, वेंडर को 99 से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा वैसे भी। तो वेंडर को तो 99 का ही पेमेंट मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि प्रीमियम के केस में प्रीमियम क्रेडिट हो गया और डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट देखिए डेबिट हो गया। डिस्काउंट हमारे लिए कैपिटल लॉस है, लॉसेज हमेशा डेबिट होते हैं, और प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल गेन है तो वो क्रेडिट हो रहा है। अब सिर्फ हमको ये दो अमाउंट निकालने हैं, ये वाला
90 और 9 जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे 11 और ये 110। तो वेंडर के आगे 99 ऑलरेडी तीनों केसेस में लिखा हुआ है, तो एंट्री हमारी कॉमन हो गई, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर और वेंडर टू डिबेंचर। और वेंडर के आगे पहले ही हमने 99 लिख दिया तीनों में, तो तीनों में आपने पहले ही 99 लिख दिया। अब प्रीमियम के केस में क्या करना है, टोटल पेमेंट दैट इज 99,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो इशू प्राइस हमारा हो जाएगा 110, क्योंकि 100 के डिबेंचर को आप 10% के प्रीमियम पे इशू करेंगे तो 110 आ जाएगा। और अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, तो कॉमन जीरो पहले हमने हटाया और ये 9 आ गया, 900 आ गया। तो दैट मीन्स वी हैव टू इशू 900 डिबेंचर्स। तो इस कैलकुलेशन से हमको ये पता चल जाएगा कि हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे इस पेमेंट को करने के लिए। 99,000 के पेमेंट को करने के लिए आपको 900 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। अब 900 को अगर हम डिबेंचर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, डिबेंचर तो 100 रुपीज़ का ही है, तो 900 को अब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा ये 99,000। और 900 को आप प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करें 10 रुपीज़ से, तो प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 9,000। तो इस तरह से अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल पेमेंट को हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड करना है आपको, कि कितने में आपने इशू किया, तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स को डिबेंचर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो डिबेंचर का अमाउंट आ गया, प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया तो प्रीमियम आ गया, या डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया तो डिस्काउंट आ जाएगा नेक्स्ट केस में। तो इस तरह से ये 90 और 9 हमारा आ गया। अब डिस्काउंट वाला केस देख लेते हैं। डिस्काउंट में भी यही किया हमने, पहले ही हमने लिख दिया वेंडर टू डिबेंचर, और वेंडर के आगे 99 भी हमने पहले से ही लिख दिया। अब देखिए 99,000 का पेमेंट हमें करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब हमारा इशू प्राइस कितना है 90, बिकॉज 100 के डिबेंचर को आप 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो 90 रुपीज़ आएगा। अब इसको हमने डिवाइड कर लिया, 1100 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स अब हमको 1100 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। अब आप 1100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो डिबेंचर की वैल्यू आ गई 1,10,000, और 1100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 11,000। तो ये तो हम लोग शेयर्स में भी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए। सिर्फ ये डिस्काउंट का केस हमारे लिए नया है, वो भी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है। तो हमेशा टोटल पेमेंट को हमें डिवाइड कर देना है इशू प्राइस से, तो ये हमारे कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद एट लास्ट क्या किया गया है, ये जो 11,000 का डिस्काउंट है ये लॉस है हमारे लिए, तो इसको हम इन द सेम ईयर राइट ऑफ कर देते हैं। तो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट को पहले डेबिट किया गया, बाद में क्रेडिट किया गया, तो ये अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्रीज किए जाएंगे व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू वेंडर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो अभी हमने असेट्स परचेज किया था, ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी कंपनी का बिजनेस परचेज कर लें पूरा, तो बिजनेस परचेज करने में भी असेट्स और लायबिलिटी ही परचेज किए जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 अपने आप देख लेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसमें भी डिस्काउंट और प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं डिबेंचर्स, तो बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है, प्रीवियस इलस्ट्रेशन की ही तरह है ये। और 13 में भी प्रीमियम पे इशू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 13 देख लेते हैं हम लोग। बावा पॉटरीज टुक ओवर असेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ वाई क्लेज। तो अब यहाँ पे बिजनेस परचेज हो रहा है। तो ये जो बावा पॉटरीज लिमिटेड है, इसने क्या किया, इसने वाई क्लेज का बिजनेस परचेज कर लिया। तो जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो हम असेट्स और लाइबिलिटीज को परचेज करते हैं। तो असेट्स को आप डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट करेंगे, और असेट माइनस लाइबिलिटी हमारा आएगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब कि कितना पेमेंट हम करेंगे। अगर हम किसी कंपनी के 100 रुपीज़ के असेट्स ले रहे हैं और 70 रुपीज़ की लाइबिलिटी ले रहे हैं, तो फिर जो बचा हुआ 30 रुपीज़ है वो हम पे करेंगे उसको। और इसी का पेमेंट आप कैश में भी कर सकते हैं, डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं, शेयर्स में भी कर सकते हैं, कैसे भी करिए। तो अभी हम डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि अगर परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो आपने असेट्स परचेज किए और लाइबिलिटी भी परचेज कर ली, अक्वायर कर ली, तो जो डिफरेंस आएगा वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। और कई बार तीनों ऑलरेडी आपको दिए होते हैं, असेट भी दिए होते हैं, लाइबिलिटी भी दी होती है, परचेज कंसिडरेशन भी दिया होता है कि कितना पेमेंट हम कर रहे हैं, ये भी दिया होता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को हम पहले ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं। हमने असेट्स परचेज किए हैं 7 लाख के,
तो एंट्री हम कर देंगे सन्ड्री एसेट्स डेबिट 7 लाख। लाइबिलिटी 60 के हैं तो हमने लिख दिया टू सन्ड्री लाइबिलिटी 60 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। तो मतलब हम पेमेंट कितना करेंगे 660, तो वेंडर क्रेडिट हो जाता है हमेशा टू वाई क्लेज 660। तो अब असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन, ये हमारी इक्वेशन है इस समय। तो जब तीनों दिए हैं तो आपका मैच करना चाहिए एंट्री, देखिए लेकिन मैच तो नहीं कर रहा है। डेबिट में 7 लाख है और क्रेडिट में 7,20,000 है। तो अगर डेबिट में कम आ रहा है तो गुडविल लिखते हैं हम लोग, तो डेबिट में भी कम आ रहा था तो हमने लिख दिया गुडविल, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता था कि क्रेडिट में कम आ जाता, अगर क्रेडिट में कम आता तो हम कैपिटल रिजर्व लिखते। तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, अगर सिर्फ असेट और लाइबिलिटी दिया है तो आप परचेज कंसिडरेशन निकाल लोगे, लेकिन अगर तीनों दिए हैं तो उस केस में एंट्री मैच होनी चाहिए। मैच नहीं हो रही है तो डेबिट में कम आएगा तो गुडविल और क्रेडिट में कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब पेमेंट हमें करना है 6,60,000 रुपये का। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा पॉटरीज पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो एंट्री हो गई वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। ये एंट्री तो नॉर्मली हमेशा होती है और साथ में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं। तो 6,60,000 रुपये का पेमेंट है टोटल, डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से, तो 110 से डिवाइड करेंगे हम। 100 रुपये का डिबेंचर प्लस 10% प्रीमियम, तो ये 11,600 हो जाएगा। तो हमें 6,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। अब आप 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो डिबेंचर्स की वैल्यू आ गई, और 10% दैट मीन्स 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करिए तो प्रीमियम की वैल्यू आ गई। वेंडर के आगे तो वैसे भी 6,60,000 ही होगा, वेंडर को 660 से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आप प्रीमियम पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें। तो ये बिल्कुल फर्स्ट इलस्ट्रेशन की ही तरह ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है। कुछ पेमेंट अब हम कैश में कर देंगे, बाकी बचा हुआ पेमेंट हम डिबेंचर्स में कर देंगे, और कुछ नहीं है। 22 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की गई है, जिसमें 11 लाख रुपए का पेमेंट बैंक से कर दिया गया, और जो बचा हुआ 11 लाख है वो पेमेंट हमने डिबेंचर से किया है एट अ प्रीमियम। तो इसमें और कुछ नहीं है इस इलस्ट्रेशन में। तो 11 लाख रुपए का पेमेंट है, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो ये कॉमन ज़ीरो हैं, तो हमें 10,000 डिबेंचर इशू करने होंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे भी इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट है, और यहाँ पे देखिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री दिख रही है हमको, देख लेते हैं इसको। एबोनी रिटेल लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ 840, तो सन्ड्री एसेट्स 840 हो गया, एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ 80, तो लाइबिलिटीज़ हमारी 80 हो गई, ऑफ ऑल वेदर लिमिटेड एट अग्रीड वैल्यू ऑफ 720। तो परचेज कंसिडरेशन भी दिया है तो वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे 720 से। तो अब असेट, लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन तीनों दिए हैं तो एंट्री मैच करनी चाहिए, इक्वेशन मैच करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डेबिट में 840 है और क्रेडिट में सिर्फ 8 लाख है, तो क्रेडिट में 40,000 कम आ रहा है, तो क्रेडिट में कम आता है तो हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें पेमेंट कितना करना है 720 का, और ये पेमेंट कैसे किया जाएगा। इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट इन फुल सेटिस्फैक्शन। तो पूरा 7,20,000 रुपीज़ आप डिबेंचर्स के थ्रू पे करेंगे अंडर अ डिस्काउंट। तो एंट्री हो गई हमारी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स, ये एंट्री तो हमेशा होती है, और अभी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और अब आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, वेंडर के आगे तो 720 ही लिखा जाएगा क्योंकि वेंडर को तो 720 ही मिलेगा, और अब आप टोटल पेमेंट को डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से। तो 100 के डिबेंचर को अगर हम 10% के डिस्काउंट पे इशू करें तो 90 आता है, तो अब इसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे 8,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। 9 आएगा, आई थिंक 9,000 आ जाएगा। तो इस तरह से अमाउंट हम निकाल सकते हैं। 8 9 जा 72, 8,000 डिबेंचर्स आएगा ये। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी, और 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 72,000 हो रहा है और नीचे 9 हो रहा है, तो 7,20,000 को 90 से हमने डिवाइड किया, कॉमन जीरो हटा दिया, अभी आ गया 72,000 डिवाइडेड बाय 9, तो 8 9 जा 72 हो जाएगा। तो 8 और 3 जीरो हमारे हैं 8,000।
तो इस तरह से ये अमाउंट भी हमारे आ जाएंगे 8 लाख के और 80,000 के अमाउंट्स जो दो रह गए थे। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट हमने इलस्ट्रेशन देखा था अभी, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का, वेंडर्स का, जिसमें तीनों केसेस हमको सिखा दिए गए हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसी तरह से हर इलस्ट्रेशन में हमको ये देखना है कि डिबेंचर्स पार पे इशू हो रहे हैं या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। उसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 16 में भी है, 20 लाख रुपीज़ का प्लांट हमने परचेज़ किया और उसके बाद कुछ पेमेंट हमने कैश में कर दिया है और बाकी हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो 6.5 लाख रुपए का पेमेंट तो बैंक से हो गया तुरंत, और जो बचा हुआ पेमेंट है उसको डिबेंचर्स के थ्रू कर दिया गया है। तो ये भी इलस्ट्रेशन अभी हमने देखा ही था, बिल्कुल सिमिलर इलस्ट्रेशन एक किया गया था। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 17 में देख लीजिए, डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 2,100 रुपीज़ का डिबेंचर है टू द प्रमोटर्स। तो पहली एंट्री हो जाती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डायरेक्ट आप यही एंट्री कर देंगे, प्रमोटर्स को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक ही एंट्री में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1000 डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं फुल्ली पेड टू अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स के लिए दो एंट्री होती हैं, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स और अंडर राइटर्स डेबिट टू डिबेंचर्स। तो ये भी हो गया। और उसके बाद ये जो दो एक्सपेंस हो गए हमारे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी हमारा एक एक्सपेंस है और अंडर राइटिंग कमीशन भी हमारा एक्सपेंस है, दोनों को हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं या तो प्रीमियम से राइट ऑफ होंगे या जनरल रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो कुछ नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। बिल्कुल शेयर्स की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख लें और इसके क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा आपको, वो क्वेश्चंस भी सभी स्टूडेंट्स एक बार प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच।